नमस्कार सभी को। मैं देवेंद्र मणि त्रिपाठी, पीजीटी हिस्ट्री, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 झांसी में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी को 11th क्लास के सेकेंड चैप्टर सेकेंड थीम राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में डिस्कस करूंगा। यहां पर हम दुनिया के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया के राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ नगरों का निर्माण क्यों और किन परिस्थितियों में हुआ, साथ ही लेखन कला का विकास, जैसा कि आप देख रहे हैं उनकी लेखन शैली के बारे में। ये अल्फ़ाबेटिकली रूप से आज के तरीके से तो नहीं थी, लेकिन दुनिया की सबसे प्राचीन स्क्रिप्ट सुमेरियन के कुछ शब्द इनसे इस प्रकार से मिलते जुलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि मेसोपोटामिया के साथ साथ दुनिया में कुछ और भी प्राचीन सिविलाइजेशंस हैं, जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नाइल रिवर्स के किनारे पाई गई, इंडियन सिविलाइजेशन जो कि इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के किनारे पाई गई। ऐसे ही एंशियंट चाइना हुआंग हे कल्चर, हुआंग हे रिवर्स के किनारे सिविलाइजेशन पाई गई। उन सब चीज़ों को आप मैप में भी देख सकते हो। यहाँ पर हम मैप में देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशंस का जोग्राफिकल सेंटर के रूप में करंट में आज जहाँ इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया का क्षेत्र था, मक्का मदीना का, ये सभी क्षेत्र मेसोपोटामिया, सीरिया भी कह सकते हैं आप, टर्की, ईरान तक मेसोपोटामिया का क्षेत्र फैला हुआ था। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि मेसोपोटामिया शब्द का मतलब क्या होता है। मेसोपोटामिया शब्द का मतलब ये होता है कि जहाँ पर यूरोफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर, ये वहाँ की दो नदियाँ वरदान के रूप में थी, जिनके कारण से वो ये सिविलाइजेशन वहाँ पर डेवलप हुई, पनपी। तो इन नदियों के बीच के जो क्षेत्र है उन्हें हम मेसोपोटामिया कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक शब्द मेसोस मतलब होता है मिडिल या मध्य, पोटामास माने होता है रिवर, नदी के किनारे, यानी दो नदियों के जो मध्य में जो क्षेत्र था उसी को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। यह सभ्यता 2000 बिफोर कामिरा में सुमेर, अक्काड, बाद में ये बेबीलोनिया के रूप में कन्वर्ट हो गई और बेबीलोनिया के ही प्रसिद्ध शासक हम्मुराबी, जिन्होंने दुनिया में पहला रिटर्न रूप में अपना कोड ऑफ लॉ संहिताबद्ध किया था, उसका इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है। बाद में यही सभ्यता कन्वर्ट होकर असीरियन सभ्यता के रूप में 11वीं शताब्दी के आसपास हमारे सामने निकल के आती है और दुनिया की पहली विकसित भाषा सुमेरियन भाषा के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया के अंतर्गत जो अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग सभ्यताएँ जो फैली पनपी, उसमें से सबसे प्राचीन सुमेरियन सभ्यता है। इसके बाद अक्काडियन सभ्यता है, जिसका टाइम पीरियड है 2300 बिफोर कॉमन एरा से 1900 बिफोर कॉमन एरा, जो कि हमारे मेसोपोटामिया, हमारी इंडस वैली सभ्यता के कंटेम्प्रेरी है। इसके बाद में 1900 से 1300 के बीच बेबीलोनियन सभ्यता है और सबसे लास्ट में असीरियन सभ्यता है, जिसको कि आप देख रहे हैं कि 1300 बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 612 बिफोर कॉमन एरा के बीच में असीरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया उसके अंतर्गत 1814 में आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने उसके 2 मेन सेंटर्स उरूप एंड मारी
ये 2 प्रसिद्ध शहर थे वहाँ के, जो कि यहाँ जिनका हम टाउन प्लानिंग एंड ट्रेडिंग सेंटर के बारे में भी जानेंगे। उरूक जो है अपने टाउन प्लानिंग के बारे में जाना जाता है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सर्वे करने के बाद हमें इन शहरों की बिल्डिंग्स, स्टेटस, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव्स, टूल्स, सील्स, सोर्सेस, ये सभी चीज़ें हमें मिले हैं। रिटन डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं हज़ारों संख्या में। इन मेसोपोटामिया और इन 2 नगरों के बारे में बहुत सारे क्रिश्चियंस या यूरोपियंस लोग भी बहुत बेसब्री से इसकी ओर देख रहे थे, क्योंकि उनकी बाइबल में जो ओल्ड टेस्टामेंट्स की स्टोरी मिलती है, उसका भी मेन सेंटर यहीं पर देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी के बारे में। तो इराक जो करंट में पड़ता है, यहाँ पर बहुत विविधतापूर्ण पर्यावरण पाया जाता है। इसके नॉर्थ ईस्ट एरिया का एनवायरनमेंट अलग है, नॉर्थ उत्तरी क्षेत्र का अलग है, ईस्ट क्षेत्र का अलग है, और दक्षिणी भाग का एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है। नॉर्थ ईस्ट की यहाँ तक बात करते हैं हम, तो यहाँ पर माउंटेन रेंज पाई जाती हैं, जहाँ पर कई प्रकार की पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल होती है, जिससे बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो सभ्यता एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, तो दुनिया में सबसे पहले 7000 बिफोर कॉमन से लेकर के 600 बिफोर कॉमन बीच में यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। अब हम बात करेंगे नॉर्थ एरिया के बारे में। नॉर्थ एरिया में ज़्यादातर स्टेपी ग्रास लैंड मिलता है यहाँ पर, जिससे कि एनिमल पालने में काफ़ी हेल्प होती थी। हर्डिंग काफ़ी पॉपुलर यहाँ पर प्रोफेशंस था। ईस्ट एरिया की बात करेंगे तो ये टिग्रिस रिवर यानी कि ट्रेडिंग सेंटर के रूप में काफ़ी फेमस था, और ये नॉर्थ को ईस्ट से जोड़ता था। यहाँ से ही सामान ईरान और टर्की से ले जाया जाता था। साउथ के बारे में बात करेंगे तो जो जिन फेमस टाउन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उरूक, मारी, वो इसी क्षेत्र में बिलोंग करते थे। और यहाँ ये सभ्यता जो मेन पनपी विद द हेल्प ऑफ यूरोफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर के कारण से पनपी, वरना ये एरिया तो डेजर्ट था। लेकिन एवरी ईयर ये 2 रिवर्स हैं, ये अपने साथ में फर्टाइल एलुवियल सॉइल लेके आती थी, जिस पर कि व्हीट, बार्ले की क्रॉप्स बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोड्यूस होती थी। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा नॉर्थ ईस्ट एरिया के बारे में, जिसको मैंने डेजर्ट कहा था, तो उसके बारे में जानकारी मिलती है कि दिस डेजर्ट कुड सपोर्ट सिटी बिकॉज द रिवर्स यूरोफ्रेट्स एंड टिग्रिस विच राइज द नॉर्दर्न माउंटेन कैरी लोड्स ऑफ सिल्ट्स फाइंड मड व्हेन द फ्लड और व्हेन देयर वाटर इज लेट आउट ऑन द फील्ड्स फर्टाइल एलुवियल सॉइल डिपॉजिट्स। ये देखिए वही बात लिखी गई है कि ये नदियाँ लेकर के आती थी फर्टाइल एलुवियल सॉइल, जिससे कि यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स उगती थी। ये चारों एरिया के बारे में आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर हमें नॉर्थ ईस्ट एरिया में हरे भरे घास के मैदान मिलते हैं। वहीं पर नॉर्थ एरिया में एग्रीकल्चर एरिया के रूप में फेमस था ये। और ये नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए ट्रेडिंग सेंटर के रूप में देख लीजिए। चारों सेंटरों के बारे में यहाँ पर हम सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेसोपोटामिया ज्योग्राफी के अंतर्गत कि वहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते थे। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ मेसोपोटामिया में सीप और गोट, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ये दोनों एनिमल्स काफ़ी पॉपुलर थे इनका केयर करना, क्योंकि वहाँ आसानी से इनके क्लाइमेट अवेलेबल था, ग्रास, वाटर, जिसे ये लोग आसानी से खाते पीते थे। और वहीं इन दोनों जानवरों से एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि उनका मीट, मिल्क,
फूल बहुत मात्रा में लिया जाता था और उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। बदले में ये लोग अपनी अदर नीड्स को पूरा करते थे, फुलफिल करते थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इनके साथ साथ वहाँ पर ये दो रिवर्स और अदर लेक की मदद से फिशिंग का ऑक्यूपेशंस भी काफ़ी पॉपुलर था। इसके अलावा डेट पैम्स ये भी समर सीजन में वहाँ पर उगता था। ये देखिए आप, बार्ले, व्हीट, डेट फार्म्स, ये फसलें वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर थी। ये देखिए आप, वहाँ पर गोट और सिप और उनके लिए सर्वाइवल कंडीशंस, एप्रोप्रिएट कंडीशन कितनी अच्छी उपलब्ध थी। इन सीप को पानी चाहिए, ग्रास चाहिए, वो यहाँ पर आसानी से उपलब्ध थी और जिससे कि दे कैन सर्वाइव। इस फिगर से भी आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर कैटल की फार्मिंग होती। ये देखिए कितनी एप्रोप्रिएट कंडीशन में वहाँ पर, इस चित्र से भी आप देख सकते हैं। अब हम कुछ पॉइंट वाइज कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ मेसोपोटामिया के देखेंगे। 6 पॉइंट है यहाँ पर। जैसे कि वहाँ पर रेनफॉल जितना चाहिए सर्वाइवल करने के लिए उतनी होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी। डिजर्ट एरिया जैसे साउदर्न एरिया था वो डेजर्ट था, वहाँ पर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट तो होगा ही होगा। विंड स्टॉर्म लीविंग मडी रिवर्स वैली इन द विंटर्स, विंटर सीजन में जो रिवर वैली है वहाँ पर मिट्टियों में काफ़ी अच्छी से खेती हो जाती थी। कैटास्ट्रॉफिक फ्लोडिंग ऑफ द रिवर्स इन स्प्रिंग, एरिड सॉइल कंटेनिंग लिटिल मिनरल्स, जो वहाँ की एरिड सॉइल थी शुष्क, वहाँ पर कुछ मात्रा में मिनरल्स भी मिल जाते थे। लेकिन हमें मेसोपोटामिया में कहीं पर स्टोन और टिम्बर्स नहीं मिले हैं। इन दो चीज़ों का उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता था फ्रॉम टर्की एंड सीरिया। अब हम दुनिया के पहले अर्बनाइजेशंस मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो आप टेक्स्ट बुक में भी पेज नंबर 32 में दिया गया है। मेसोपोटामिया हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी है। यह भी एक ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है। ब्रॉन्ज मेटल्स कैसे बनता है, तो ये कॉपर और टिन को आपस में मेल्ट करने के बाद बनता है। ये कॉपर की तुलना में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कि टूल्स भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अर्ली सिटीज सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के हेल्प से ही बन सकी। सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिटीज सिर्फ ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन से बनते हैं, बल्कि कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि जब कुछ ही लोग ज़्यादा मात्रा में सरप्लस प्रोडक्शन करने लगेंगे, अदर पीपल्स इन्वॉल्व इन डिफरेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज लाइक सम बिकेम स्पॉटर्स, सम बिकेम वाशरमैन, टूल्स मेकर, गोल्ड स्मिथ, ठीक है, एंड सम अदर इन्वॉल्व इन हर्डिंग पॉपुलर प्रोफेशंस। तो इन सभी लोगों के पास एक प्रोफेशंस करने पर वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने लगेंगे, जिससे उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स का ऑक्यूपेशंस होगा, जिसे हम लोग बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत ये एक जगह पर इकट्ठे होंगे, वही जगह बन जाएगी आफ्टर सम टाइम मार्केट, जहाँ पर ये लोग आपस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स करेंगे, अपनी चीज़ बेचेंगे और बदले में उनकी नीड्स के हिसाब से जो भी ज़रूरत होंगी, टूल्स, क्लोथ, पॉट्स, वो सभी परचेज करेंगे। अर्बन इकोनॉमी कंप्राइज बिसाइड्स फूड प्रोडक्शन ट्रेड मैन्युफैक्चर्स एंड सर्विस। शहरी जीवन में खाद्य सामग्री से ही काम नहीं चलता है, बल्कि उन्हें कई चीज़ें मंगानी पड़ती हैं।
उसके लिए और मंगा करके अपने उस शहर में वो बनती हैं। जैसे मान लो सपोज लेदर आया तो लेदर के सूट बनाना, लेदर के जैकेट बनाना, कपड़े बनाना, बेल्ट बनाना। ऐसे ही स्टोन, सपोज सीरिया टर्की से आया तो उस स्टोन से स्कल्पचर्स बनाना, उसको सेल करना। तो ये सब विदाउट सर्विस इट इज़ नॉट पॉसिबल। सिटीज पीपल्स की ये विशेषता होती है कि दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जिसे वो दूसरे देशों से या दूसरे क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि सपोज मेसोपोटामिया के लोग जहाँ पर टूल्स, टिम्बर्स, मेटल्स ये सीरिया या टर्की से प्राप्त करते थे, वहीं पर फूड प्रोडक्शन, मिल्क, हेयर, बाल, ये सब चीज़ें ये लोग अपने नेटिव विलेजर्स से प्राप्त करते थे। दूसरा है मेसोपोटामिया में ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर हर क्षेत्र में लेबर्स था। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं यहाँ पर टूल स्कल्पचर्स मेकिंग का प्रोफेशंस। कुछ लोग लगे हुए थे स्टोन को टर्की वगैरह से लाने में, दूसरे लोग उससे उस स्टोन से स्कल्पचर्स बनाने में। फिर नेक्स्ट पीपल्स इन्वॉल्व थे उसमें, उन स्कल्पचर्स को कलर करने में, फिनिशिंग करने में। अदर पीपल्स आर इन्वॉल्व इन सेल, बेचने वाले का अपना अलग प्रोफेशन था, वो उसको बेचते थे। इस तरह दूसरे भी प्रोडक्ट्स थे, जैसे वो टेक्सटाइल हो तो कोई दूसरा हो, सब में हमें डिवीजन ऑफ लेबर्स था। इससे क्या होता है, आदमी के अंदर काम करने की स्किल पैदा होती है। द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मेसोपोटामिया में ये तभी संभव था जब एक प्रकार का वहाँ पर सामाजिक अनुबंध या सोशल ऑर्गेनाइजेशन उपलब्ध हो। कुछ उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जैसे फ्यूल है, मेटल्स, वेरियस स्टोन्स, फूड एक्सेट्रा कम्स फ्रॉम मेनी प्लेसेस और सिटी मैन्युफैक्चर। और यहाँ पर दिया तो है मेनी प्लेसेस, लेकिन वो मेनी प्लेसेस में मात्र ईरान और टर्की हैं जहाँ से मेसोपोटामिया के जो इसके वीवर्स है, स्किल्ड पर्सन है, वो चीज़ें मंगवाते थे। इसी तरीके से वो लोग दे आर डिलीवर्स ऑफ ग्रेन एंड अदर फूड आइटम फ्रॉम द विलेज टू द सिटी। इसी प्रकार से उनके खाद्य सामग्री, दूध वगैरह, एनिमल प्रोडक्ट वो गांव से शहरों की ओर आता था। इसके लिए ये तभी संभव है व्हेन दे हैव ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड स्टोरेज इन ईच। सपोज जैसे गांव से फूड ग्रेन्स आ रहे हैं तो शहरों में उनको एक जगह स्टोर करना की सामग्री हो, ताकि ईटी पीरियड्स पर जब कभी ड्रॉट हो, फ्लड हो, उस समय लोगों के पास में या गरीब पीपल्स उन्हें गवर्नमेंट ताज़ा सप्लाई कर सके। आज के मॉडर्न समय में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या पीडीएस सिस्टम की तरीके से उस समय भी कुछ संगठन थे, ऐसा हमें देखने को मिलता है। ये तभी संभव है जब कुछ लोग ये सब व्यवस्था को, सिस्टम को चला रहे हों, देख रहे हों, वहीं दूसरे उनके पास में फॉलोअर्स भी हों जो उनकी बात को मानते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, राजा हो जो इस व्यापार को ऑर्गेनाइज कर रहा हो। ट्रेड करने में जब ट्रेड ज़्यादा मात्रा में होने लगता है तो रिटर्न रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग गुड्स मंगानी होती थी, तो वो सही तरीके से काम हो सके वो तभी हो सकता था जब रिटर्न रिकॉर्ड हो, वरना दे कैन मिस, उनके बीच में चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती थी, गड़बड़ हो सकती थी। इसीलिए उन्हें आवश्यकता हुई कि राजा को भी आवश्यकता महसूस हुई कि हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड होने चाहिए, और मेसोपोटामिया के लोगों ने इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने पास रिटर्न रिकॉर्ड
अब हम लोग पेज नंबर बुक के पेज नंबर 33 पेज में मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, हिंदी में इसको कहा जाता है शहरों में माल की आवाजाही। कोई भी शहर है आपके पास, आगरा है, झांसी, ग्वालियर, जहाँ पर कुछ सामान बाहर से आता है, कुछ यहाँ से बाहर जाता है। तो जो चीज़ आपके पास एबंडेंट मात्रा में होगी, ज़्यादा मात्रा में, वो चीज़ें आप दूसरे को दोगे। जिस चीज़ की आपके अंदर स्कैर्सिटी या कमी होगी उसको आप टेक ओवर लोगे। मेसोपोटामिया के लोग भी कुछ ऐसा ही करते थे, जैसे कि उनके पास फूड रिसोर्सेस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे जिसको वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन उनके पास में स्टोन नहीं थे, वुड नहीं थे, मेटल्स नहीं थे, जिसका वो लोग सीरिया, टर्की से, ईरान से इंपोर्ट करते थे। ठीक है। इसके अलावा वो लोग अपने कॉटन की खेती भी करते थे, जिससे टेक्सटाइल के कपड़े बना करके भी वो एक्सपोर्ट करते थे। ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड का बिजनेस है, ये तभी संभव हो सकता है व्हेन दे हैव गुड कम्युनिकेटिंग मीडियम्स, उनके पास में संचार का, ट्रांसपोर्ट का अच्छा माध्यम होना चाहिए। दे हैव टू मीडियम, उनके पास दो माध्यम थे, लैंड रूट भी था और वाटर रूट था। बट दे प्रेफर वाटर रूट, वो वाटर रूट को ज़्यादा पसंद करते थे। वाई, क्यों करते थे? बिकॉज दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन वाज सेफ एंड चीप, ये सस्ता भी था और ज़्यादा सुरक्षित था। क्योंकि आप कंपेयर करिए कि आप यदि बुलक कार्ट से जा रहे हो विद द हेल्प ऑफ बुल, बैल के हेल्प से, तो आपको बीच बीच में बैल को पानी पिलाना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा और वो बीमार भी हो सकता है, मर भी सकता है। वहीं पर यदि आपकी बोट है वो वाटर में फ्लोट करती चली जा रही है तो कोई हुई एक्सपेंडिचर उसमें नहीं लगता है। साथ में लैंड रूट वाज नॉट सेफ एट दैट टाइम, समटाइम रॉबर्स अटैक, चोर डकैती लूट लेते थे उनके सामान को, इसीलिए वो वाटर रूट को ज़्यादा प्रेफर करते थे। और मेसोपोटामियंस वर लकी पीपल्स, दे हैव यूरोफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर विच प्रोवाइड्स बेटर ट्रांसपोर्टेशन और मेसोपोटामियन पीपल्स। यूरोफ्रेट्स तो इतनी फेमस थी कि इसको वर्ल्ड रूट भी कहा जाता। ये हम लोग मेसोपोटामिया की टाउन प्लानिंग के बारे में देख रहे हैं, कैसे उस टाउन को बाउंड्री वाल से चारों ओर से कवर किया गया था। दूर से देख लीजिए आप, एक मेन पब्लिक सेंटर होता था राजा का, टेम्पल्स, इसके अलावा अदर पीपल्स के हाउसेस भी बने हुए होते थे एंड पूरा टाउन कवर्ड फ्रॉम वॉल।